सुआ रे सुआ बन खंडे सुआ जा सुआ नगरी में न्यूतिया। बात होती है कि गढ़वाल की संस्कृति अलग है कुमाऊं की, जबकि एक उत्तराखंड के तौर पर अगर देखा जाए तो सब कुछ तो सेम ही है। तो आपको क्या डिफरेंस लगता है उसमें? में अलग है कल्चर, जी जी है ना। आप देखिए बोली अल्मोड़ा की भाषा एकदम अलग है जी। और आप आगे चलेंगे लोहा घाट की तरफ आप जाइए, चीज के लिए हम कुछ कह भी नहीं सकते और ये भी नहीं चुप भी नहीं रह सकते। तो आप कह रहे कलाकारों को ऐसे आंदोलन के बारे में बोलने से बचना चाहिए। जाओ लोगो लौटी पहाड़ा धात लगुनी योगो गध्यारा। नमस्कार। जब बात होती है उत्तराखंड की तो बात होती है वहाँ की संस्कृति, वहाँ की सभ्यता और विशेषकर वहाँ के गीत और उन गीतों में पाई जाने वाली विविधता की। जैसे गढ़वाल के क्षेत्र में मांगल गीत गाए जाते हैं, उसी प्रकार कुमाऊं के क्षेत्र में गाए जाते हैं शकुनाकर। और जब हम बात करते हैं शकुनाकर की तो ये एक ऐसी सभ्यता है जो आज की डेट में लुप्त होती जा रही है और बहुत लोगों ने शकुनाकर गाना छोड़ दिया है। तो आज जो हमारे साथ अतिथि हैं उनसे मैं आपका परिचय कराऊं। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि वो एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने अपनी पढ़ाई करने के बाद, मैं अगर स्पेसिफिकली बोलूं तो उन्होंने MBA करने के बाद एक कॉर्पोरेट में जॉब करी, लेकिन उन्होंने अपने पैशन को जिंदा रखा और उसके साथ साथ महानगरों में वो इसका जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं ताकि आने वाली जो जनरेशन है उन तक ये पास ऑन हो सके और ये जो इस संस्कृति ये खत्म ना हो। तो मैं बात कर रहा हूँ किरण पंत जी की। किरण जी नमस्कार। नमस्कार दिनेश जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका चेजिंग क्वेस्ट में। चेजिंग क्वेस्ट के सभी व्यूअर्स को मेरा प्रणाम, नमस्कार पहला। किरण जी बहुत खुशी की बात है कि आप जो प्रयास कर रही हैं, सभी महानगरों में आप जाती हैं, मैंने देखा है, और आप कोशिश कर रही है कि यंग जनरेशन को शकुनाकर से जोड़ा जाए। तो सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बताइए कि शकुनाकर आखिर है क्या? जी दिनेश जी, देखिए जैसे कोई भी शुभ काम की शुरुआत जब होती है तो उसमें हम कुछ गीतों से उनको शुरू करते हैं। जैसे गढ़वाल में तो मांगल गीत गाए जाते हैं और कुमाऊं अंचल में जो है ये शकुनाकर के नाम से इन्हें हम गाते हैं। ये बेसिकली क्या है कि देवी देवताओं का जब हम आह्वान करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि जो भी हमारा ये काम हो रहा है ये अच्छी तरीके से निर्विघ्न संपन्न हो जाए, तो उसी के लिए हम कुछ शगुन के आखर, शगुनाकर का मतलब है शगुन के कुछ आखर यानी कि शगुन के शब्द, तो उन्हें हम गा करके ईश्वर से हम एक तरह से ईश वंदना ही है। तो ये किसी त्योहार पर होता है? थोड़ा सा इसके बारे में समझाइएगा, उससे कौन गाता है और इसके लिए क्या क्या प्रक्रिया होती है? क्योंकि आप इसको कह रहे हो कि जैसे गढ़वाल क्षेत्र में मांगल गीत गाए जाते हैं, तो क्या इसमें सिर्फ देवी देवताओं का आवाहन है या इसमें जैसे शादी में विशेष तरह के गीत होते हैं तो वहाँ के क्षेत्र से भी उस चीज को जोड़ा जाता है? तो इसमें ऐसा भी कुछ है? जी जी, देखिए दिनेश जी, इसमें क्या है ना कि ये जो है हम गाते हैं किसी भी शुभ काम, यानी कि जैसे कोई हम बड़ी पूजा हमारे घर में हो रही है, शादी विवाह है, बच्चों का नामकरण संस्कार है, जनेऊ हम लोगों के यहाँ बहुत ही पवित्र यज्ञोपवीत का जो एक वो भी बहुत अच्छे तरीके से हम लोग मनाते हैं। तो वो सारी जो रस्में हैं इन सब में हम शकुनाकर गाते हैं और शकुनाकर जो है ना वो ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं। हर गीत में हमें ईश्वर उसमें मिलेंगे और वो ये है कि जो भी जिस घर में ये कार्य हो रहा है तो ईश्वर के को साक्षी मानते हुए वो कार्य जो है बहुत अच्छे से निर्विघ्न संपन्न हो जाए और कोई भी किसी तरह का कोई व्यवधान ना आए, और इसके साथ ही हम सबको आशीर्वाद भी देते हैं। तो अब देखिए कई तरह के हैं शकुनाकर, है ना, तो उसमें हम निमंत्रण देने का भी शकुनाकर करते हैं। सबसे गणेश जी को सबसे पहले बुलाते हैं हम, फिर उसके बाद हम निमंत्रण देते हैं, हम अपने पितरों का आह्वान करते हैं कि भाई हम पितरों को तो नहीं भूल सकते ना, अपने आज जो हम है अपने पितरों की ही वजह से, तो हम उनको भी आह्वान करते हैं कि आप आए हमें आशीर्वाद दें, आप चाहे स्वर्ग में हैं वहीं से आप हमें आशीर्वाद दें। तो इस तरीके से बहुत लंबी प्रक्रिया है शकुनाकरों की। आप ये समझिए कि जो कुछ भी हो रहा है, चाहे आप एक कलश भी स्थापित कर रहे हैं पूजा के समय, उस समय भी एक शकुनाकर होगा। तो नामकरण के टाइम पे जो कई तरह की रस्में होती हैं, सूर्य दर्शन होता है, बच्चे को कराते हैं हम, छठी पूजन होता है, हर चीज के एक एक पर्टिकुलर गीत होते हैं। और इसी तरीके से शादी ब्याह में
देखेंगे आप, जैसे शादी में लड़की बारात आने से लेकर, है ना, लड़के की जैसे ही प्रवेश करती है लड़की के घर में बारात, तब से लेकर विदाई तक सारे। अब किरण जी मुझे आप एक चीज बताइए, अब आप जिस तरीके से बता रही, तो ये बहुत महत्वपूर्ण एक अंग, और उत्तराखंड को देवभूमि भी कहा जाता है। तो क्या कारण है कि ये शकुनाखर जो है एक किस्म से लुप्त होती जा रही है ये प्रक्रिया, और बहुत कम ये कुमाऊनी शादियों में हम लोग बहुत सारी शादियों में जाते हैं, तो मतलब ये ना के बराबर हो चुकी है, तो इसका क्या कारण आपको लगता है? देखिए दिनेश जी, मुझे जहाँ तक मानना है, मैंने अभी कई लोगों ने मुझसे इस रिगार्डिंग बातें की हैं, तो मैं सबको यही कहती हूँ कि ये मेरी पर्सनल फीलिंग है कि मुझे ये लगता है कि जो हम पलायन कर चुके हैं, अपना जो हम गांव देश था ना वो छोड़ के हम जो शहर, हमारा जो शहरीकरण हुआ, उसे मैं इस चीज़ के पीछे सबसे बड़ा जिम्मेदार मानती हूँ। ये सारी चीज़ें जो हमारी खो चुकी हैं, धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है, सबसे पहला कारण है हमारा शहरीकरण, है ना। जो हम गांव छोड़ के शहरों में आ गए तो हम अपनी संस्कृति को भी पीछे ही छोड़ आए हैं, अपने साथ लेकर नहीं आए, और सबसे बड़ा कारण यही मैं मानती हूँ। किरण जी, आपने बताया कि किस तरह से वहाँ से पलायन हुआ, और उसके बाद जो आप बात करते हो कि संस्कृति पीछे छूट गई है जी। आप खुद अच्छी पढ़ी लिखी हैं और एक मल्टीनेशनल कंपनी में आप काम भी कर चुकी हैं, आपने कैसे डिसाइड किया कि आप इस चीज को आगे लेकर के जाएंगी और जो नई पीढ़ी है उन तक इसको पहुंचाएंगे? दिनेश जी देखिए, इसके पीछे मेरा जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि मुझे इस चीज़ का ना बहुत शौक था। मैं आप ये जानिए कि मैं रहने वाली हूँ सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा, जिस नगरी को ही सांस्कृतिक नगरी कहते हैं। मैं वहीं पैदा हुई, वहीं बड़ी, वहीं पला, मैं पढ़ा, सब कुछ मैंने वहीं किया। तो मैं जिस जगह की रहने वाली हूँ वो वहाँ के संस्कार मेरे अंदर, मतलब मैं कहती हूँ कि कूट कूट कर भरे हैं। जी जी। और कुछ ये भी है कि मुझे शौक भी बहुत था, है ना, ये संगीत और इन चीज़ों से लेकर के मेरी बचपन से ही रुचि रही है। तो मैं काफ़ी छोटी थी तभी से ये चीज़ें सीखने की इच्छा, जानने की इच्छा, मतलब मेरे टाइम की जो लड़कियां थी ना वो नहीं इंटरेस्टेड थी इन चीज़ों में। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मतलब आपने कॉर्पोरेट में अपना करियर स्टार्ट किया, जी जी जी, और सडनली एक दिन आपको ऐसा लगा होगा कि यार नहीं, मुझे ये नहीं, मुझे कुछ और करना है। तो हमारी ना पॉडकास्ट की थीम ही हुआ है चेजिंग क्वेस्ट। जी जी जी। तो वो फील आपको कब आई कि मुझे अब ये करना चाहिए? दिनेश जी, एक्चुअली मैं सच बताऊं तो मेरे अंदर जो सडनली वाला तो कुछ था ही नहीं। मेरे अंदर शुरू से ही ये चीज़ थी कि देखिए मैं जॉब तो कर रही हूँ, ठीक है, पढ़ा लिखा है, मतलब ट्राई कर लेना चाहिए वाला था, पर मेरा मन जो था ना वो अपने कल्चर पे ही अटका हुआ था। मुझे ये था कि कुछ ऐसा हो कि मैं जॉब तो मुझे करनी नहीं है, ये मुझे क्लियर था, तो कुछ ऐसा करूं जिससे मैं अपने कल्चर को प्रमोट कर सकूं, खास करके दिल्ली एनसीआर में। देखिए पहाड़ों में तो अभी भी कल्चर जिंदा है, मैं ये कहूँगी कि काफ़ी हद तक जिंदा है, लेकिन महानगरों की तरफ जब हम आते हैं तो ये कल्चर धीरे धीरे करके, तो यहाँ आके मुझे तो बिल्कुल नहीं लगा, बिल्कुल ही मुझे फील नहीं हुआ था। जब मैं शादी के बाद एकदम से दिल्ली आई तो मुझे नहीं लगा था ऐसा कुछ, तो मुझे लगता था कि कुछ तो किया जाए, कि यहाँ इतने पहाड़ी हैं तो एटलीस्ट मतलब उनको मैं कुछ थोड़ा बहुत, देखिए मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ किसी भी चीज़ की, है ना, तो लेकिन जितना मुझे आता है मैं उसे आगे तो पास ऑन कर सकूं। तो मैं यही सोचती थी कि कुछ ऐसे मुझे मिले यंग लोग, है ना, मतलब नई जो जनरेशन है, अब मेरे अगली वाली जो पीढ़ी है, ताकि पास ऑन हो सके हमारा ये कल्चर। जैसे शकुनाखर या मांगल गीत जो आप कहते हो, जनरली ये जब गाए जाते हैं तो एक बड़ी शांति से इनको सुनना चाहिए आइडियल लोग, बिल्कुल, या उस टाइम पे जो पुरोहित होता है, ब्राह्मण होता है, वो शादियां, मतलब जो मंत्र होते हैं वो मंत्रोच्चार भी चल रहा होता है साथ साथ में। अब जब से डीजे का कल्चर आया तो आपने देखा होगा कि मांगल गीत गाए जा रहे हैं, साथ में फिल्मी गाने बज रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये चीज नहीं होनी चाहिए, और लोगों को सिर्फ, क्योंकि सिर्फ जब शकुनाखर चल रहा है या मांगल गीत चल रहे हैं तो सिर्फ एक ही चीज पे फोकस होना चाहिए? बिल्कुल निदेश जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। देखिए मतलब हमारे इन चीज़ों का जो हमारी मेन जो मुख्य संस्कृति है, इसके खत्म होने के पीछे सबसे बड़ा कारण है डीजे, है ना। डीजे आप चलाएं, ये मैं ये नहीं कहती मत चलाएं, मैं इन चीज़ों के बिल्कुल अगेंस्ट नहीं हूँ, कभी भी नहीं रही हूँ, ठीक है। आधुनिकता को भी हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है ना, हम पिछड़े ही रहेंगे तो फिर हम तो कब कुछ कर ही नहीं पाएंगे। वो चीज़ें, वो सब भी अपनी जगह है, लेकिन जिस समय में ये गाने गाए जा रहे हैं, आपने बहुत बिल्कुल सही चीज़ कही, उस वक्त तो एकदम शांति का माहौल, और आप इन गीतों को सुनेंगे ना तो इनका जो भाव होता है वो इतनी शांति से गाया जाता है। उन भाव को सुन के ही आपको, अगर कन्यादान के समय गाने गाया जा रहा तो लिटरली रोना आता है लोगों को। क्यों? क्योंकि उनका भाव है, उनमें कोई ऐसा म्यूजिक भी नहीं है, ऐसा भी नहीं कि कोई बीट्स ऐसी हैं उनकी, कुछ नहीं।
पर फिर भी उन गानों का भाव, और उनको हम जब तक सुनेंगे नहीं ना शांति के साथ, तो तब तक हम उन्हें ना समझ पाएंगे, ना हम अपने अंदर उन्हें एब्जॉर्ब कर पाएंगे। अगली पीढ़ी तक तो उनका पहुंचना बिल्कुल नेक्स्ट पॉसिबल, बिल्कुल ही मतलब पॉसिबल है ही नहीं। तो आपको क्या लगता है, आप कितना अभी तक इसमें सफल रहे हो, क्योंकि आप काफी टाइम से ये चीज कर रहे हो, कितने लोग आपके साथ जुड़े हैं और किस तरीके से आप सारी चीजें प्लान करते हो और कितना इसका इम्पैक्ट हुआ, अगर मैं सीधे शब्दों में पूछूं तो? देखिए दिनेश जी, मैंने जब से अभी ये शुरू किया है तब से हमारी एक टीम बन चुकी है, पंखियारू नाम से, जो रजिस्टर्ड हो चुकी है अभी रिसेंटली। तो उसमें जो है हमारे पास जो है दिल्ली एनसीआर की एकदम यंग जनरेशन, यंग बच्चे हैं, बिल्कुल 18, 19, 20, 22 साल तक के बच्चे हैं, और वो बच्चे ऐसे हैं जिन्हें सीखने की बहुत ही इच्छा है। अभी देखिए हमारे उत्तराखंड में होली की एक अपनी अलग ही वो है रंगत, है ना। जितना ये कहा जाता है कि होली जो है सबसे ज्यादा उत्तराखंड में मनाई जाती है, 3 महीने तक होली चलती है। अब ये पौष के महीने के इतवार से बैठकी होलियां शुरू हो जाती हैं, जो कि राग पर बेस्ड होती हैं, जिसमें ईश्वर की आराधना करते हुए शुरुआत में ही होता है। तो इस तरीके से 3 चरणों में होली चलती है, छरणी तक। तो ये जो बच्चे थे, इनको जो है ना दिनेश जी सीखने की इतनी इच्छा है कि मैंने लास्ट टाइम इनको होली सिखाई थी, तो आज वो कहते हैं कि मैम हमें आप कब करवा रही हैं दोबारा से हमें होली, है ना। और शकुन आखिर मैंने इनको जब बताया तो ये तो मतलब सोच के ही नहीं लग रहा था कि मैम ये सब है, और इतना अच्छा, उन्हें बहुत अच्छा लगा था ये सब। देखिए वो बच्चे वेल क्वालिफाइड बच्चे हैं और अच्छा पढ़ रहे हैं, सारे बच्चे बहुत अच्छा पढ़े, कोई डॉक्टर है उनमें से, कोई सीए है, कोई डीयू में अच्छी एजुकेशन ले रहा है, तो बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं। तो जब मैंने उनके अंदर वो इस बारी जो अभी रिसेंटली बच्चों ने बोला मैम आप होली दोबारा कब करा रही हैं, और शगुन आकर अब हमें और सिखाइए ना आप हमको, तो मुझे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अपने आप को ये मानती हूँ कि मुझे सक्सेस मिल रही है। तो एटलीस्ट मतलब जो है मेरे से 5 से 10 बच्चे भी अगर सीख रहे हैं अभी, तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है जी। अब यहाँ पर हम जब बात करते हैं कि बहुत एक यंग जनरेशन जो आपके साथ जुड़ी है, और आपने बताया कि बहुत सारे राग हैं इसमें, जैसे हम होली की बात करते हैं, बहुत सारे गीत होंगे जो अलग अलग रागों में गाए जाते हैं। कोई एक ऐसा राग आप हमारे दर्शकों को बता सकते हो कि विशेषकर कौन कौन से राग होते हैं वहाँ पर? इसमें तो कई सारे राग हैं। राग जंगला काफी है ना, और जय जयवंती है ना, भोपाली है, कई सारे राग में। ये जो होली है, बैठक वाली होली है, ये जो है ये आदमी गाते हैं, औरतें नहीं गाती इनको। अब ये है कि शौक है, औरतें भी अब बैठती हैं, गाती हैं साथ में, लेकिन ये जो है पुरुष गाया करते थे। तो जी, तो राग तो बहुत डिफिकल्ट होते हैं, इसके बहुत प्रोफेशनल आपको बिल्कुल प्रोफेशनल ट्रेनिंग। आप यही बात हमारी देवभूमि की खूबी हमारी देखिए क्या है कि ऐसा नहीं है हर कोई क्वालिफाइड है, कोई नहीं है क्लासिकली ट्रेन, बहुत ही कम होंगे, रेयर होंगे जो क्लासिकली, लेकिन उसके बावजूद भी हर कोई इतना एक्सपर्ट है। आप उनका गायन सुनेंगे तो आप ये जज ही नहीं कर पाएंगे कि ये क्लासिकली ट्रेन है कि नहीं है। ये हमारी एक खूबी है, वो खून में ना, ब्लड में है ये सारी चीजें। जी जी, चलिए बहुत खुशी की बात है। तो अब इतनी आपने बात कर ली, एक छोटा सा शकुन आकर हो जाए। जी बिल्कुल। तो इसमें मैं आपको सुनाना चाहूंगी, जो पॉपुलर है वही आई थिंक मुझे गाना चाहिए। तो उसमें गढ़वाल और कुमाऊं दोनों में ही गाया जाता है, सुआ रे सुआ, जो कि निमंत्रण देने का है, तो वो मैं आपके सामने गाना चाहूंगी। जरूर। तो इसको मैं आपको दोनों तरह से गा के सुनाऊंगी कि गढ़वाल में कैसी धुन है इसकी और कुमाऊं में कैसी। बस थोड़ा बहुत धुन और शब्दों की ही हेरा फेरी है कुमाऊं और गढ़वाल के। जी, गढ़वाल का मैं पहले गाती हूँ। सुआ रे सुआ बन खंडी सुआ, जा सुआ नगरी में न्योतिया, तू जा सुआ नगरी में न्योतिया, हरियो तेरू गात पेंगली तेरी, ठूनी रतली तेरी, आँखी नजर तेरी बाकी, जासुआ नगरी में न्योतिया, तू जासुआ नगरी में न्योतिया। ये तो था
था गढ़वाल में बहुत किस धुन में खूबसूरत, गाया बहुत जाता है। अच्छा। धन्यवाद। जी। अब मैं आपको कुमाऊं में कुमाऊं, किस तरीके से हाँ जी। गाया जाता है। सुआ रे सुआ बन खंडे सुआ जा सुआ नगरी में न्यूतिया तू जा सुआ नगरी में न्यूतिया हरियो तेरो गात पिंगली तेरी ठूनी रतली तेरी आँखी नजर तेरी बाकी जा सुआ नगरी में न्यूतिया तू जा सुआ नगरी में न्यूतिया। तो दिनेश जी, इस तरीके से ये जो है हमारे यहाँ निमंत्रण देने का कुमाऊं और गढ़वाल में ये कॉमन है। ये जब आप गाए थे तो मैं खुद फील कर रहा था उसको। जी यही तो मतलब विशेषता है हमारे तो शब्द मुझे किरण जी समझाइए, अब जैसे इसमें बहुत ज्यादा शब्दों का तो एक मुझे नहीं लगा जी। और मैसेज भी सेम था, सेम है ना। और इसमें आप मतलब एक किस्म से आप बता रहे हो कि जाओ और निमंत्रण इनवाइट करके आओ, है ना। अगर साधारण शब्दों में बोलचाल के शब्दों में कि जाओ और इनवाइट करके आओ, है ना। तो आपको क्या लगता है कि गढ़वाल और कुमाऊं में जो अक्सर एक बात चलती रहती है कि अब थोड़ा सा अलग है कल्चर, आपको भी ऐसा लगता है? क्योंकि लोग ना महानगरों में बहुत बात होती है कि गढ़वाल की संस्कृति अलग है कुमाऊं की, जबकि एक उत्तराखंड के तौर पर अगर देखा जाए तो सब कुछ तो सेम ही है। तो आपको क्या डिफरेंस लगता है उसमें? देखिए दिनेश जी, अगर आप भिन्नता की बात करें कुमाऊं गढ़वाल में, तो वो तो मैं कहती हूँ कि कुमाऊं में ही कितनी जगह पे भिन्नता है। हर 5 किलोमीटर में अलग है कल्चर, जी, जी, है ना। आप देखिए बोली अल्मोड़ा की भाषा एकदम अलग है जी। और आप आगे चलेंगे लोहा घाट की तरफ आप जाइए एकदम अलग बोली, बिल्कुल। पिथौरागढ़ जाइए अलग बोली। बिल्कुल। तो कुमाऊं में ही भिन्नता है, तो गढ़वाल में भी इसी तरीके से देखिए डायलेक्ट तो चेंज होती ही है, थोड़ी दूरी में। तो आप ये कहना चाह रहे हो कि सिर्फ बोली का फर्क है? जी, थोड़ा बहुत अंतर है, थोड़ा बहुत कल्चर में भी, और किसी भी चीज को करने के। अब जैसे मैंने अभी शकुनाखर गा रही हूँ, है ना, मुझे कई लोगों ने ये बोला भी कि जिस तरीके से आप गा रही हैं इस तरीके से हमारे यहाँ नहीं गाते। वो बिल्कुल सही है, मैं उन्हें गलत नहीं कहती हूँ, क्योंकि पिथौरागढ़ की तरफ बिल्कुल अलग तरीका है गाने का। मैं अल्मोड़ा की हूँ, तो अल्मोड़ी में थोड़ा क्लासिकल टच देते हुए गाया जाता है चीजों को ना। हाँ, तो इस तरीके से ऐसे ही गढ़वाल में है। और है तो सारा, देखिए कोई भी गीत है, कोई भी हमारे यहाँ ऋतुओं पर आधारित गीत होते हैं, जो कुमाऊं में भी सेम है, गढ़वाल में भी सेम है। शादी ब्याह में हम बांगल गाते हैं, कुमाऊं में भी वही है, वही उतने ही प्रोसेस कुमाऊं की शादी में भी है, उतनी ही गढ़वाल की में भी है। तो शब्दों की हेराफेरी और थोड़ा बहुत जो है भाषा का अंतर, वो कुमाऊं में गढ़वाल में दोनों जगह है। मैं सिर्फ ये नहीं कहूंगी, गढ़वाल में भी आप जाइए, पौड़ी की तरफ चले जाइए आप, अलग ही मिलेगी आपको, और दूसरी तरफ जाइए तो थोड़ा बहुत अंतर हर जगह आपको मिलेगा। वो सिर्फ गढ़वाल या कुमाऊं की बात ही नहीं है, और इतना एक्सेप्टेबल है। जी बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। किरण जी, मुझे एक चीज समझाइए, आप जैसे आप शहर में पली बड़ी हैं, ठीक है, आपने कॉर्पोरेट में भी काम किया है, और सडनली जब आप एक टीम को लेकर के कहीं प्रोग्राम करने जाते हैं तो आई एम श्योर थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होती होगी जी। आपके साथ नए बच्चे जाते हैं और लोग जो हैं, आज की जनरेशन इस चीज से बिल्कुल अनभिज्ञ है, उनको नहीं पता इसके बारे में। तो जब आप स्टेज पे परफॉर्म करते हो तो क्या लोग उसमें ये आता है कि नहीं ये नहीं कुछ और चलाओ, या कुछ फरमाइश भी आती है कुछ इस टाइप से? जी दिनेश जी, कई लोग करते हैं, क्योंकि देखिए जनरेशन टू जनरेशन, अब ऑडियंस में जरूरी नहीं है ना हर कोई ओल्ड एज पीपल बैठे होंगे या मिडिल एज होंगे या फिर यंग जनरेशन होंगे, मिक्स होगा क्राउड, तो उसमें हर तरीके की आती हैं। तो उसमें क्या होता है कि कोई जैसे गोपाल बाबू गोस्वामी टाइप की गा दिया, न्योली गा दी, कुछ गा दिया इस तरीके का, तो उससे हर कोई खुश रहता है। अब आज के नए गाने तेरो शरारा घरारा टाइप के गा दिए, तो उसमें जो है नई जनरेशन खुश हो जाती है। डीजे टाइप के गानों में नई जनरेशन खुश होती है जी। तो फरमाइशें आती हैं, तो हमें भी ध्यान रखना पड़ता है ऑडियंस का कि बोर ना हो ऑडियंस, हर ऑडियंस को हम कवर कर सके, तो हम इस तरीके के गीत सेलेक्ट करने। तो आप जनरली ऐसी सिचुएशन में करते क्या हो? आप किस तरह के गीत तैयार, मतलब बैक ऑफ द माइंड आपके क्या चल रहा था कि कौन सा गाना मुझे, अगर कोई फरमाइश आई तो मैं इसको ना करके इसको दूं, ताकि हमारा जो मैसेज है वो भी मैसेज भी चला जाए और जो हमने मतलब उनकी फरमाइश उसका भी ध्यान रखें। देखिए दिनेश जी, ये चीजें तो हमें पहले से ही अपना
करना पड़ता है ना, रेडी रखना पड़ता है। तो वो हमें भी पता होता है कि हम जा रहे हैं पब्लिक के सामने, तो किसी भी तरीके की गीत की फरमाइश आ सकती है। तो कई बार ऐसा होता है कि कोई पब्लिक ने हमें फरमाइश की, तो हम नहीं है कंफर्टेबल उस गीत को गाने में, तो हम एकदम से उसको गाने से मना तो नहीं कर सकते। तो हम उनसे कहते हैं कि हम ये गीत अभी थोड़ी देर में हम आपको जरूर सुनाएंगे, लेकिन हम अभी आपको उससे मिलता जुलता ये गीत आपके सामने पेश कर रहे हैं। क्योंकि देखिए दिनेश जी, शब्दों का भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, और हम शब्द देख करके हम कोशिश करते हैं इस तरीके के गाने हम सेलेक्ट करें जिनमें शब्द के साथ, धुन के साथ एक अच्छा संदेश भी जाता हो। तो हम रैंडमली कोई भी गाना सेलेक्ट करके नहीं गाते। ये तो ऑब्वियस सी बात है, जो ट्रेंडिंग है वो गाने तो गाने ही होते हैं, है ना, पब्लिक को बांटने के लिए। जी बिल्कुल। अब किरण जी, मुझे ये चीज समझनी है, जैसे उत्तराखंड की जब आप बात करते हो, पलायन की बात करते हो, और पलायन के बहुत सारे कारण भी हो सकते हैं, और आपने ये भी नोटिस किया होगा, आप खुद सामाजिक संगठनों से भी जुड़ी हुई हैं। उत्तराखंड में भी एक बहुत ज्वलंत मुद्दा चल रहा है इस टाइम पे, 5th शेड्यूल का। आपने इसके बारे में सुना है? जी। तो आपके इसके ऊपर क्या विचार है? दिनेश जी, पर्सनली कहूँ तो मैं तो इन चीजों में ना पढ़ना ही नहीं चाहती। मुझे लगता है कि, लेकिन हाँ ये है, जहाँ तक हक की बात आती है तो जो जिसका हक है वो उसे मिलना चाहिए, है ना। मैं बस यही कहूँगी कि जिसका हक है वो उसे मिले, और जो जिस लायक है उसके साथ वो चीज़ें हों। और हाँ ये है कि इंट्रूडर्स तो अलाउड नहीं होने चाहिए कहीं पर भी, है ना। और बाकी तो देखिए गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट से तो हम किसी चीज़ के लिए हम कुछ कह भी नहीं सकते, और ये भी नहीं, चुप भी नहीं रह सकते। तो आप कह कलाकारों को ऐसे आंदोलन के बारे में बोलने से बचना चाहिए। आप इनडायरेक्टली ये कहने की कोशिश कर रहे हो। देखिए दिनेश जी, बचना नहीं चाहिए, जो चीज है वो चीज तो बोलनी चाहिए। नहीं, बट एक उत्तराखंडी होने के नाते मतलब आपको क्या लगता है ये चीजें? नहीं, उत्तराखंडी होने के नाते मैं यही कहूंगी कि हमारा जो हक है वो हमें मिलना चाहिए। जी, बिल्कुल मिलना चाहिए। अगर आपको मतलब खुद को डिफाइन करना हो सिंपल वर्ड्स में, तो आप खुद को कैसे डिफाइन करती हैं, या मतलब आप खुद को कैसे देखती हैं? देखिए किरण पंत का मतलब मैं तो खुद को इतना ही जानती हूँ कि मैं बहुत ही सिंपल, है ना। मुझे दीन दुनिया की ज़्यादा उन चीज़ों में पढ़ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जो चीज़ स्ट्रेट है, एकदम स्ट्रेट हो, और आप जैसे मुझे कोई मैसेज देना चाह रहे हैं ना, आप घुमा फिरा के ना दें, मुझे डायरेक्ट बोले तो मैं समझ सकती हूँ। जैसे कोई एक्सपेक्ट करे कि मैंने अरे इसको सुना दिया, शायद ये इसको आज मैंने सुना दिया है, ये समझ लीजिए, वो मेरे समझ में नहीं आता। मुझे डायरेक्ट कोई बोले कि भाई मेरी गलती है तो मुझे डायरेक्ट बोलो, मैं अच्छी हूँ मुझे डायरेक्ट बोलो, मैं समझ जाऊंगी। अगर किसी थर्ड पर्सन के थ्रू मुझ तक कोई तुम मैसेज पहुंचाना का कोई भी अगर चाह रहा है, कोशिश करता है, तो वो मेरे समझ से परे है। तो मैं बहुत सिंपल, और मुझे लगता है कि सब में सिंपलिसिटी होनी चाहिए, और बड़ों का रिस्पेक्ट, फैमिली, मुझे तो सबसे ज़्यादा रहता है फैमिली वैल्यूज़, और मैं अपनी फैमिली को बहुत वैल्यू देती हूँ, और अपनी जो भी है बड़ा है उसको सम्मान दो, छोटे को प्यार दो, और अपने कल्चर से जुड़े रहो। सबसे तो बड़ी चीज़। अपने खाली टाइम पे आप क्या करती हैं? अपने खाली टाइम पे, क्योंकि आप सिंगर हैं, तो आपका कोई ना कोई तो फेवरेट सिंगर भी होगा जिसको आप फॉलो करती होंगी। हाँ, फेवरेट सिंगर एक नहीं कई सारे हैं, और वैसे मेरा जो है ना, मुझे देखिए मैं टोटली मतलब कला से, वैसे मैं साइंस ग्रेजुएट रही हूँ, लेकिन मेरा इंक्लिनेशन जो है वो आर्ट की तरफ ज्यादा है। जी, जैसे मुझे म्यूजिक बहुत पसंद है, और मैं लिखती भी हूँ, है ना। तो मेरा खाली समय जो होता है ना वो लिखने में, राइटिंग में मेरा सबसे ज्यादा ये टाइम स्पेंड करती हूँ मैं अपना। तो आपको क्या लगता है कलाकारों का क्या योगदान होना चाहिए किसी भी राज्य के उसमें विकास में? दिनेश जी, देखा जाए तो कलाकार का बहुत बड़ा योगदान है, और हो सकता है अगर कोई राइटर है वो कुछ इस तरीके का लिखे जिससे कि हम जनता को जो है थोड़ा सा प्रमोट कर सके, जगा सके, है ना। हम बहुत अच्छी कविताएं लिख दें, बहुत अच्छा हम गद्य उनको लिख करके दे दें, तो बहुत फर्क पड़ता है। तो ऐसा कुछ आपने भी लिखा है? मैंने लिखा है, हाँ कुछ है, मेरी कविताएं काफ़ी सारी हैं। अभी मैं आपको सुनाना चाहूँगी, जैसे एक अभी बसंत आने वाला है ना, बसंत पंचमी है, तो मैंने बसंत पर एक कविता लिखी थी। मैं उस तरीके, मैं नेचर पर ज़्यादा लिखती हूँ जी, तो मैं वो आपको सुनाती हूँ। उसे मैंने म्यूजिक के साथ भी गाया हुआ है। जी जी, उसको आओ ऋतुराज स्वागत तुम्हारा, कितना सुखद आगमन है तुम्हारा,
कितना मधुर आगमन है तुम्हारा। वो कोयल की पंचम, वो भंवरों का गुंजन, सुनकर जिसे आज लहराए तन मन। धरती ने जैसे नया रूप धारा, कितना सुखद आगमन है तुम्हारा, कितना मधुर आगमन है तुम्हारा। आओ ऋतुराज स्वागत तुम्हारा, कितना सुखद आगमन है तुम्हारा। बहुत खूब, धन्यवाद। बहुत सुंदर। तो जैसे आपने बसंत के ऊपर लिखा है, अभी होली आने वाली है और आप एक्सपर्ट हैं उसमें, होली में आपका फेवरेट राग कौन सा है जो आप जनरली अपनी टीम के साथ गाते हैं, अगर वो भी सुना सके? दिनेश जी, एक्चुअली क्या है ना, ये जो हम टीम के साथ गा रहे हैं राग बेस्ड होलियां, हम अभी पर्टिकुलर राग पर हम होली नहीं गा रहे हैं, तो ये तो मिक्स सी रहती है क्योंकि खड़ी होलियां हम ज्यादातर गा रहे हैं। क्लासिकल होली जो है वो तो फिर बैठकी होली, जब जैसे रात में बैठे तो वो एक एक करके विथ म्यूजिक जो गाते हैं वो तो अलग तरीके का हो जाता है थोड़ा। हम जो गाते हैं कॉमन सी जो होलियां होती हैं वो गाते हैं हम सारे बच्चों के साथ मिलकर के, तो उसमें कई तरीके के राग हैं, ऐसा कोई एक पर्टिकुलर राग नहीं होता है। जी जी। तो आप जैसे आप कोशिश कर रहे हैं कि शकुनाखर की परंपरा को पूरे उत्तराखंड में फिर से फैलाया जाए और लोग इसके लिए जागरूक हो। आपको क्या लगता है कि अभी इसमें सरकार आपके लिए क्या मदद कर सकती है, खासकर उत्तराखंड की सरकार, क्योंकि उत्तराखंड की परंपरा है तो उसके लिए बात करेंगे जी। उत्तराखंड की सरकार आपके लिए क्या मदद कर सकती है? दिल्ली में बहुत सारे इनिशिएटिव लिए, जैसे गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी एकेडमी बनी है और यहाँ पर भी लोग अपने अपने कल्चर के लिए काम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि सरकार का क्या रोल हो कि इस परंपरा में थोड़ा सा आपके इनिशिएटिव्स को तेजी मिले? जी दिनेश जी, ये तो आपने बहुत अच्छी बात मुझसे पूछी है, जो कि मैं कहना भी चाहूंगी पर्सनली आपसे कि देखिए सरकार की तो बहुत बड़ी भूमिका इसमें हो सकती है, खास करके उत्तराखंड सरकार की। तो सारे संसाधन गवर्नमेंट के पास है, तो वो चाहे तो एक ऐसा कला स्कूल भी, आर्ट स्कूल, कला विद्यालय टाइप के वो स्टैब्लिश कर सकते हैं, जहाँ पे हमारे उत्तराखंड से रिलेटेड हर तरह की कला, कई तरह की कलाएं हैं, तो वो सब बच्चे सीख सकते हैं वहाँ पे, जिसमें से एक हमारा ये विलुप्त होते मांगल और शकुनाखर भी आते हैं। जी जी। प्लस इसके अलावा और ये है कि टाइम टाइम पर वर्कशॉप लगाई जाए जगह जगह पर, है ना, ताकि ये चीज़ें बच्चे सीख सकें। और एक और चीज़ है कि अगर करिकुलम में ये चीज़ें ऐड हो जाए, है ना, तो उसके लिए चाहिए कि जो संगीत की शिक्षिका या शिक्षक जो भी हो, उन्हें भी ये चीज़ें आती हो, है ना, उन्हें आती हो ताकि वो पास ऑन कर सके। तो कुछ ऐसे, मतलब मैं ये नहीं कहती कि पूरा सब कुछ सिखा दिया जाए उनको, थोड़ा थोड़ा सिखाया जाए, जिससे कि उनके अंदर इंटरेस्ट क्रिएट होगा ना, तो फिर खुद उसको एक बड़े स्केल पर सीखना खुद ही चाहेंगे कि इसका मतलब ये तो बहुत अच्छे, उनको कैसे पता चलेगा अगर हम उन्हें कुछ सिखाएंगे ही नहीं, उन्होंने कभी सुनी नहीं है कोई चीज़ें, तो वो कैसे सीखेंगे। तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहूँगी कि अगर कोई पॉलिटिशियन, मतलब कोई भी अगर इस तरीके का, इस पॉलिटिकल बैकग्राउंड से कोई भी हो, अगर वो देख रहे हैं इस वीडियो को, तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोगों को इस सब्जेक्ट को, खास करके हमारी विलुप्त होती जो संस्कृति है शकुनाखर और मांगल गीत, इसको एक मुद्दा बनाना चाहिए, इसको अपने एजेंडा जी बिल्कुल एक एजेंडा आपको ये भी रखना चाहिए कि हमें इसे बचाना है ना, पेड़ जंगल सब कुछ हम मुद्दा रखें, बहुत अच्छी बात है। तो उसके साथ ही अगर कल्चर भी हमारा, ये संस्कृति ये वाली जो बिल्कुल विलुप्त होती जा रही है, इसको भी हम एक मुद्दा रखते हुए चले, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि कुछ ना कुछ एक दिन जरूर होगा, दोबारा से रिवाइव हो जाएगी हमारी ये वाली संस्कृति। तो आप हमारे दर्शकों को, खासकर जो उत्तराखंड से जुड़े हुए दर्शक हैं हमारे, उनको आप क्या संदेश देना चाहती हैं? दिनेश जी देखिए, मैं तो वो यही देना चाहती हूँ कि आप अपने कल्चर से जुड़े रहिए। आप चाहे कहीं भी निकल जाएं, आप विदेश चले जाएं, आप महानगरों में रहने आए, तो वो तो देखिए मजबूरी है निकल के आना, हम भी आए हैं,
हमने भी पलायन किया है। तो आप पलायन तो कोई नहीं रोक सकता, हाँ कम हो सकता है पलायन। और आप निकल आए हैं अगर उन जगहों से, क्योंकि रोजी रोटी का सवाल है, अपने गांव का छोड़िए मत, आप उन तक जरूर जाइए, वहाँ के देवी देवताओं को पूजिए, हमारी जो संस्कृति है उसको आप लोग जो है जानने की कोशिश कीजिए। और साल में 1 या 2 चक्कर आप अपने पहाड़ को जरूर याद करिए। तो यही मेरा संदेश है। तो इसको मैं आपको मैंने एक गीत लिखा था पलायन पर, उसके माध्यम से मैं इसको कंक्लूड करना चाहूंगी जी। ए जाओ लोगो लौटी पहाड़ा, धात लगुनी योगो गध्यारा। ए जाओ लोगो लौटी पहाड़ा, धात लगुनी योगो गध्यारा। ए जाओ लोगो शिवजू को सारास यही छो गौरा मैं तुम्हारा। शिवजू को सारास यही छो गौरा मैं तुम्हारा। यही तुम्हारा बदरी केदारा, यही तुम्हारा बदरी केदारा। धात लगुनी योगो गध्यारा। हे जाओ लोगो। बहुत सुंदर किरण जी, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत कुछ आज सीखने को मिला और आप बहुत अच्छा गाती भी हैं। धन्यवाद दिनेश जी, बहुत आपको शुभकामनाएं जो आप कर रही हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको उसमें सफलता मिले। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।